जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी फ्लीट की गाड़ियों को 50% तक कम करने के लिए दिए निर्देश। सीएम के काफिले में भी दिखे सिर्फ 5 वाहन, कहा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और उद्यान विभाग के 243 युवाओं को दी सौगात। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आवागमन जारी। अब तक 4,12,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने किए यातायात के कड़े इंतजाम। डोईवाला के कंचन ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक महिला सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। आगामी दिनों में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते चारधाम यात्रा पर भी असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा और विदेशी मुद्रा को बचाने का जो असर है, अब सभी राज्यों में लगभग दिखने लगा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपनी सरकारी फ्लीट की गाड़ियों को 50% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए मात्र 5 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये अपील आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार देश हित के लिए किए गए फैसले को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी और ताकि ऊर्जा संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है, मंत्रिपरिषद ने, कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भव्य समारोह में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और उद्यान विभाग के नवनियुक्त 243 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इनमें चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और लैब असिस्टेंट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। सीएम ने कहा कि नई नियुक्तियों से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी। उन्होंने गर्व से साझा किया कि सरकार अब तक 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से निष्ठा और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में नए लैब सहायकों के आने से मृदा परीक्षण और अनुसंधान कार्यों में तेजी आएगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के काश्तकारों को मिलेगा। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला व अन्य के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। 11 मई को ज्योति रौतेला व नरसिंह बेरोजगार संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रतिबंधित पेयजल टंकी पर चढ़ गए। पुलिस प्रशासन के समझाने पर भी नहीं उतरे और 12 मई को रौतेला ने खुद पर पेट्रोल डालकर माचिस निकाल ली, जिससे हड़कंप मच गया और समर्थकों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित किया, जिसके बाद प्रशासन के आश्वासन पर जाम को खोला गया। 13 मई को आत्मदाह की
धमकी के बाद दबाव में प्रशासन ने मांगों का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसके बाद रौतेला 4 साथियों संग नीचे उतरी। को मनवाने हेतु अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर उनसे वार्ता की गई और उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी। दिनांक 13 मई 2026 को शासन के द्वारा उनकी मांगों के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया और डीजी हेल्थ के द्वारा उसको उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। इस पर श्रीमती ज्योति रौतेला और अन्य जो सदस्य थे वो सकुशल टंकी से नीचे आ गए। इस संबंध में उनके द्वारा जो है कृत्य किया गया, जो विभिन्न बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध बनता है और पेट्रोलियम एक्ट में भी वो अपराध है। इस संबंध में एक अभियोग थाना डालनवाला पर पंजीकृत किया गया। देहरादून में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कड़ा हमला बोला है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि एनटीए लगातार परीक्षाएं कराने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस एजेंसी में भाजपा और आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं वो काबिज हैं और कांग्रेस ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और एनटीए के फाइनेंशियल ऑडिट की मांग की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई गई है। शर्मा ने कहा कि बार बार फेल होने वाली एजेंसी को इतने बड़े एग्जाम कराने की जिम्मेदारी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट नहीं नीलामी है और पूरी की पूरी भाजपा की कारस्तानी। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक एनजीओ है जो 2017 में बनी और उसमें तमाम भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग काबिज रहे। दुर्भाग्य यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार एग्जाम फेल होते चले गए उसको किसने ऑथराइज किया, किसने ताकत दी कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम करेंगे? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया? क्या पीएमओ ने दिया? क्या कैबिनेट ने दिया? हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसका फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वो एक फेल शिक्षा मंत्री हैं। साथ के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सीबीआई इसकी जांच करे और टाइम बाउंड फ्रेम में जांच हो। यह हमारे बच्चों का, नौनिहालों का जिस तरह से भविष्य को खराब करने के लिए भाजपा की सरकार लगी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रानीखेत के ताड़ीखेत क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग और स्थानीय महिला समूहों ने पेरोल एकत्रीकरण अभियान चलाया है। सड़क के दोनों ओर फैले पेरोल को एकत्र कर ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरान महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी श्रमदान किया। सरकार की इस पहल से जहां जंगलों को आग से बचाने में मदद मिल रही है तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। वनाग्नि को रोकने की दिशा में इस अभियान को एक बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिरूल को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। आज पिरूल के व्यावसायिक उपयोग के साथ साथ रोजगार के साथ साथ जो महिला समूह को, ग्रामीणों को जो इससे रोजगार मिल रहा है, उसके साथ साथ वनाग्नि सुरक्षा में भी भारी कमियां हैं। समस्त पारिस्थितिकी तंत्र इससे काफ़ी जूझ रहा था, वनाग्नि से, चाहे जलस्तर का घटना या मानव वन्यजीव संघर्ष। पिरूल के एकत्रीकरण से यहाँ ग्राम स्तर पर भी, निचले लेवल पे ग्राम स्तरों पर भी इससे काफ़ी रोजगार के साधन, अवसर पैदा हुए हैं, ग्रामीणों के अवसर पैदा हुए हैं और इसका एक व्यावसायिक उपयोग में जब सरकार की इतनी मेहनत के बाद जो ये व्यावसायिक उपयोग में आया है, हम सभी लोग उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार।
क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा की नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन आपती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। नैनीताल लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक सर्च कमेटी की बैठक न होने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय में सरकार को इस मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। तो साथ ही ये भी पूछा है कि पूर्व के आदेशों का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित सचिव को 15 मई को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया और याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी के कारण सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने अल्मोड़ा पहुंचकर पत्रकारों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम है। रौतेला ने पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है और उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। निश्चित रूप से मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश में और विदेश में जो प्रख्यात हमारी अल्मोड़ा अपनी संस्कृति के लिए, अपनी इतिहास के लिए जानी जाती है और बल देवता की पुण्य भूमि है। मूल निवासी मैं भी इस जिले का हूं और आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला हूं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को जिन्होंने दिल खोल के मेरा स्वागत किया, आज यहाँ माननीय धामी जी ने अपने ही विभाग में मुझे जिम्मा सौंपा है, नेता माननीय पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं तहसील स्तर से लेकर ब्यूरो तक और संपादक से लेकर एडिटर से लेकर मालिक तक कि क्या मीडिया में उनकी भूमिका होती है, क्या उनके सुख दुख होते हैं। निश्चित रूप से मैं आने वाले दिनों में जिला मुख्यालय में तो जा ही रहा हूँ, तहसील स्तर तक के पत्रकारों के साथ जाऊंगा, उनसे संपर्क करूंगा, उनके जो भी विषय होंगे उनको सेतु बन के सरकार और उनके बीच में किया जाएगा।
उत्तराखंड में मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी और 15 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रदेश के 11,000 से ज्यादा बूथों पर लगभग 79 लाख मतदाताओं के सत्यापन का काम पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो तिथि होगा वो 14 जुलाई 2026 होगा, जिसके बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए सूची को पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर प्रमुख कार्यालयों में डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक कोई भी मतदाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र अंतर्गत दावे अथवा आपत्ति को प्रस्तुत कर सकता है ईआरओ के पास में। देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ बड़े खिलवाड़ का खुलासा हुआ है। जिले में करीब 600 अस्पताल बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि विभाग की सख्ती के बाद भी मात्र 10 अस्पतालों ने ही पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। निरीक्षण के दौरान कई अस्पतालों में भारी कमियां पाई गई हैं। विभाग ने अवैध रूप से संचालित इन केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस करता है तो उसको क्लिनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो आवश्यक होता है। तो अभी तक अगर हम पूरे टोटल अपने रजिस्ट्रेशन की बात करें अपने जिले में, अब तक तो हमारे पास जो 2590 इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं क्लिनिकल एक्ट के अंतर्गत, जिसमें से लगभग जो 490 के करीब जो अस्पताल हैं वो बंद भी हो गए हैं बीच बीच में, या तो उनके हमने निरस्त कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन क्योंकि उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया, या वो उन्होंने ये सूचना दी है कि हम अपना हॉस्पिटल जो है वो बंद कर रहे हैं। और इसमें समय समय पे हमारे द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। तो इस साल अगर हम बात करें तो 61 हमने सेंटर्स का ऐसे का निरीक्षण किया था, जिसमें हमने 44 को उसमें जो है वो नोटिस जारी किया था। देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएलएसए सचिव सीमा डूंगरा कोटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समाधान समारोह आयोजित किया जा रहा है और प्रदेश में सबसे अधिक 128 मामले देहरादून जिले में चिन्हित हुए हैं। 21, 22 और 23 अगस्त को आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोगों से इस लोक अदालत में पंजीकरण कराने की अपील की गई है। 22 और 23 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है समाधान समारोह। और ये इस उद्देश्य से लगाई जा रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं, उसमें ऐसे जो भी मामले जो ऐसी प्रकृति के हैं जिसमें पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, तो ऐसे सभी वादों में पक्षकारों को एक मौका दिया जा रहा है कि वे आपसी बातचीत करके अपने मामले को निपटा सकते हैं। और ये जो समाधान समारोह है ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसकी जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो अलग अलग फेजेस में बांटी गई हैं। तो 21 अप्रैल से ये समाधान समारोह स्टार्ट हो गया है, जिसका समापन होगा 21, 22, 23 में, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। रामनगर की तेलीपुरा रोड स्थित स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में गुरुवार तड़के अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग की सूचना मिलती है फायर स्टेशन रामनगर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में 2 दमकल वाहनों ने कार्रवाई करते हुए आग को आसपास फैलने से रोका, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। निर्भीक पत्रकारिता और विश्वसनीयता का पर्याय बने जन टीवी ने अपने गौरवशाली 14 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर के सीतापुर स्थित होटल राणा विलास में हुए भव्य समारोह में राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों और प्रबुद्ध जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर नगर निगम की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल,
खंडेलवाल और यूपी के बलिया से पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह और उत्तर प्रदेश के व्यवसायी और समाजसेवी पी सागर ने जन टीवी की निष्पक्षता की मुक्त कंठ से सराहना की। वक्ताओं ने जन टीवी की 14 वर्ष की अविराम यात्रा को भारतीय मीडिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताते हुए इसे विश्वसनीयता का पर्याय करार दिया है। समारोह में राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, विद्वान ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री सहित जन टीवी की निष्पक्षता को उन्होंने सराहा। तो वहीं जन टीवी के एडिटर इन चीफ SK सुराणा, ऋषिका सुराणा, जन टीवी मैनेजर मनोज अग्रवाल, न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा, नॉर्थ रीजन हेड चांदनी सिंह और उत्तराखंड ब्यूरो हेड श्रीनिवास पंत ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जन टीवी के अविस्मरणीय योगदान और अटूट जन विश्वास को रेखांकित करते हुए पूरी टीम को स्वर्णिम भविष्य की अनंत शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान उत्तराखंड के जन टीवी पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। उत्तराखंड के जन टीवी पत्रकारों को यहां पर इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उत्तराखंड के पत्रकार राजधानी जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। 14 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के इन सभी पत्रकारों का उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन पत्रकारों को सम्मानित किया गया। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।